नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली मैंने 2 वीडियो पब्लिश किए जिसके अंदर मैंने वॉल्यूम के बारे में चर्चा करी। तो यहाँ पे काफ़ी दर्शकों ने कमेंट के द्वारा लिखा कि हम वॉल्यूम एनालिसिस नहीं करेंगे। दोस्तों आपको कोई पर्टिकुलर एनालिसिस करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आज के इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। और दोस्तों मैंने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पाया कि हाँ काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है वॉल्यूम एनालिसिस करने में। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में सीखेंगे, जहाँ पे आप बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके भी अपने तरीके होते हैं जिनकी चर्चा हम अपने चैनल पे करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद बेसिक वॉल्यूम एनालिसिस सीख जाएंगे और उसके बाद आपकी चॉइस है ये तय करना कि वॉल्यूम एनालिसिस रिलायबल होता है या नहीं होता, और वो निर्णय लेने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वॉल्यूम एनालिसिस करना है या नहीं करना। जिन 2 वीडियोस की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको वॉल्यूम ड्रिवन मूव्स के बारे में बताया था, जिस तरीके से मैंने 8000 के आसपास जब मार्केट थी वहाँ पे रिवर्सल फाइंड आउट किया, उस तरीके के बारे में बताया है। और आगे जो ट्रेंड है वो मार्केट का कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर चर्चा की थी। और आप देख सकते हैं कि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में वॉल्यूम के बारे में चर्चा होती है। यहाँ पे जैसे ये वीडियो देख सकते हैं, वॉल्यूम इज़ किंग। अगर आप वॉल्यूम से संबंधित बाकी सब वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च आइकन के अंदर आप वॉल्यूम टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको जितने भी वीडियोस हैं वॉल्यूम से संबंधित वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर वॉल्यूम के बारे में चर्चा की है। दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो मेरे जो 3 सबसे बेस्ट रिलायबल सिस्टम है उसके अंदर वॉल्यूम एनालिसिस भी आता है। और यहाँ पे मैं डिलीवरी परसेंटेज का डेटा भी साथ में लेता हूँ। तो बेसिकली प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरी, इन सब की सहायता से मैंने अपना एक सेटअप सिस्टम बनाया हुआ है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलायबल है। दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल्यूम जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब यहाँ पे प्राइस के अंदर कोई भी चाल आने से पहले वॉल्यूम आपको बता देगा। अगर आप कोई भी फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ें जिसके अंदर वॉल्यूम के बारे में चर्चा की गई है, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, तो वहाँ पे हमेशा जो आप एक लर्निंग करेंगे वो ये कि वॉल्यूम आपको प्राइस के अंदर मूव आने से पहले ही बता देगा। तो आइए इस पर्टिकुलर फैक्ट को जांचते हैं, परखते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जब कोई काम हो जाता है, जब मार्केट में मूव आ जाता है तो कोई भी बहुत आसानी से उसको प्रूव कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात मैंने प्राइस के अंदर मूव आने से पहले बताई हुई थी। दोस्तों यहाँ पे पहले हम प्राइस वॉल्यूम के जो 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं उनको जान लेते हैं ताकि इस पूरे वीडियो के दौरान हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम, प्राइस और उसका कंक्लूजन क्या होगा वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज होती है और प्राइस भी इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश रहेगी। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होती है, प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट तब भी बुलिश रहेगी। ये एक रिवर्सल का संकेत होता है जब प्राइस और वॉल्यूम दोनों डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो ये एक बियरिश संकेत होता है, मार्केट यहाँ पे बियरिश रहने की संभावना रहती है। लेकिन अगर वॉल्यूम डिक्रीज होती है और प्राइस इंक्रीज होता है तो भी यहाँ पे मार्केट बियरिश रहती है। यहाँ आप सोचेंगे कि प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि मार्केट बियरिश रहेगी। ये भी एक रिवर्सल का संकेत होता है। तो वॉल्यूम और प्राइस की सहायता से आप रिवर्सल के बारे में बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब इन 4 बेसिक प्रिंसिपल्स की सहायता से हम जो है एनालिसिस करेंगे। और दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं दोस्तों
कि जब भी आप वॉल्यूम चेक करें, अगर आप वॉल्यूम ऐसे देखेंगे जैसे आप नीचे यहाँ वॉल्यूम बार्स देख रहे हैं, तो शायद आप यहाँ पे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम लेता हूँ। ये एवरेज वॉल्यूम आप पिछले 3 दिन की भी ले सकते हैं, 5 दिन की भी ले सकते हैं, 8 दिन की भी ले सकते हैं, या अगर आप मान लीजिए एक लंबी अवधि का ट्रेंड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 14 दिन भी ले सकते हैं, 20 पीरियड भी ले सकते हैं। दिन मतलब मैं यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एनालाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 14 या 20 दिन, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा अवधि का आप एवरेज लेंगे, आपका जो एनालिसिस है उतना ज़्यादा रिलायबल होगा। मार्केट क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं यहाँ पे 3 दिन की एवरेज ले रहा हूँ नॉर्मली अपने डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम एनालिसिस के लिए, लेकिन मैं हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी फाइंड आउट करता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जो है कोई भी नंबर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के द्वारा। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, या ये गलत है, ये सही है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट इस समय कितनी वॉलेटाइल है, मार्केट कैसी चल रही है, कौन सा नंबर यहाँ पे ज़्यादा रिलायबल है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। जो सबसे बड़ा कौतूहल का विषय है निवेशकों के बीच में इस समय कि ये जो इतना बड़ा फॉल आया, क्या हम इसके बारे में पहले पता लगा सकते थे? दोस्तों आप दुनिया के सारे एनालिसिस को भूल जाइए कि इस दुनिया में कोई भी एनालिसिस एग्जिस्ट करता है, केवल वॉल्यूम के ऊपर फोकस करिए। देखिए यहाँ पे जो 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं उनकी सहायता से हम कैसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्राइस जो है आपका इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे आपकी वॉल्यूम आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही थी। तो दोस्तों प्राइस इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, ये एक बियरिश संकेत होता है। इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस ये नहीं बताता कि मार्केट कहाँ से नीचे जाएगी, वो केवल ये संकेत देता है कि यहाँ पे अब रिवर्सल आ सकता है। आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक रिवर्सल का संकेत होता है, जो कि आप कुछ सेकंड्स के अंदर सिर्फ चार्ट को देखते ही आपने पता लगा लिया। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब कहाँ से रिवर्सल होगा वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की सहायता से पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको यहाँ इस एनालिसिस से संबंधित बताना चाहूँगा। पहला ये कि अगर आप वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ तो हमने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है, लेकिन अगर हम वीकली एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पे कि प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम आप पिछले हफ्ते देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कम है और वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये 20 पीरियड की एवरेज है। तो यहाँ पे हम 20 पीरियड जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये कॉम्प्रीहेंड करने में, ये समझने में दिक्कत होती है कि यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लाइन की सहायता से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि लाइन को हम बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो यहाँ पे हम लाइन को चुन लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लाइन को चुन लेंगे तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जो कैंडल्स के ऊपर हम देख रहे थे वहाँ हमें शायद कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे रिवर्सल होने का संकेत था और वैसा ही हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आया। अब दोस्तों रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मूव हमें देखने को मिला, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फिर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपको अब बेसिक वॉल्यूम एनालिसिस आता है, आप इसका एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो OBV इंडिकेटर है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? भैया आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी चर्चा मैंने पहले भी की हुई है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन सप्लाई, जो मेरा एनालिसिस कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरे हिसाब से OBV जो है वो इंडेक्स के एनालिसिस के लिए रिलायबल नहीं है। मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इंडेक्स के एनालिसिस के लिए रिलायबल नहीं है। आप उसका इस्तेमाल केवल स्टॉक के एनालिसिस के लिए करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडेक्स के एनालिसिस के लिए क्यों नहीं रिलायबल? दोस्तों उसके पीछे कारण ये होता है कि जो इंडेक्स की वॉल्यूम होती है,
बेसिकली यहाँ पे जो हर एक उसका स्टॉक होता है, इंडेक्स का स्टॉक होता है, उसकी वॉल्यूम तो हमने यहाँ कंसिडर कर ली, लेकिन उसकी जो प्रपोर्शन है इंडेक्स के अंदर, जो उसकी वेटेज है वो अलग है। तो अब आप यहाँ कहेंगे, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बात अगर सही है तो यहाँ पे हम इंडेक्स की जो मूवमेंट है, इंडेक्स का जो प्राइस है या इंडेक्स की जो वैल्यू है वो भी तो प्रोपोर्शनेट है। दोस्त, वो भी प्रोपोर्शनेट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने पहले वाले वीडियोस में भी क्लैरिफाई कर चुका हूं कि अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप टर्नओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने काफ़ी जगह टर्नओवर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे और इंडेक्स की वैल्यू को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जो है अगर आसान तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये बैक टेस्टिंग के द्वारा मैंने देखा हुआ है कि ये भी एक रिलायबल तरीका है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स हैं वो हमारी सभी शेयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ऐसा नहीं होता, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि जब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, ये बेसिकली बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं या नहीं, हम इससे ये पता लगा सकते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स अगर एक्टिव नहीं है तो जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो उनके अंदर एक्टिव अगर नहीं है तो नहीं है, एक्टिव हैं तो है। मतलब ऐसा नहीं होता, वो एक तरीके से जो बिजली का स्विच होता है वैसे काम करते हैं, वो एक्टिव हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वॉल्यूम कम हो जाएंगी, एक्टिव है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए वॉल्यूम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस करने के बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, ये 3 लेग्स होते हैं। इसके अंदर अगर आप निवेशक हैं तो आप केवल 2 स्टेप्स, पहले 2 स्टेप्स या पहले 2 लेग्स फॉलो करिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेडर हैं तो आपको तीसरा लेग भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पहला जो लेग होता है, पहला जो स्टेप होता है वो ये पता लगाना होता है कि क्या यहाँ पे बड़े निवेशक, बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं या नहीं। बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी स्टॉक है, जो भी मान लीजिए इंडेक्स है, वहाँ पे अगर बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो स्टॉक मूव करेगा ही नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, वहाँ पे किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्टॉक जब तक किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बाय नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा, तो वो स्टॉक कुछ ज़्यादा मूव नहीं करेगा, एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बड़े प्लेयर का उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है तो बेसिकली वहाँ पे उसकी वॉल्यूम बढ़नी शुरू होंगी, तो आपको वहाँ पे पहले ही संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे अब किसी बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट है। और यहाँ पे हम इन्वेस्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैश सेगमेंट की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का हमेशा होराइजन लंबी अवधि का होता है। तो पहला स्टेप ये होता है कि आप ये जो कैश सेगमेंट का डेटा है, जैसे आप यहाँ ये वॉल्यूम देख सकते हैं, ये कैश सेगमेंट का डेटा है, बड़े प्लेयर्स यहाँ एक्टिव हैं या नहीं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपने देखा कि रिवर्सल संभव है या नहीं वो आपने चेक किया। यहाँ पे मार्केट ने नीचे आना शुरू हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होनी शुरू हुई। तो मार्केट अगर नीचे आ रही है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो ये एक कंफर्म्ड बियरिश साइन है कि ये मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड जो है सेलिंग, उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग यहाँ पे की जाती है, मतलब एक सीरियस सेलिंग यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों पहला स्टेप पता लगाने के बाद कि यहाँ पे क्या बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं या नहीं, हमें दूसरा स्टेप जो पता लगाना है वो ये कि ये जो मूव है, अब मान लीजिए वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन क्या ये मूव रियल है या फेक है। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करते तो यहाँ पे इसको सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोगों को लगता है कि कोई भी मूव जो है वो एक केवल मूव होता है, उसके अंदर रियल या फेक मूव कुछ नहीं होते। तो दोस्तों अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना एनालिसिस करने का तरीका है। बेसिकली जो मेरी डेफिनेशन होती है रियल और फेक मूव की, रियल मूव मतलब कि क्या ये मूव सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं ये टेम्परेरी मूव तो नहीं है। अगर मैं निवेशक हूं तो मैं उसी स्टॉक में निवेश करूंगा जिसके अंदर जो भी मूव है वो रियल मूव है, जो आप मूव है वो रियल है या नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मूव रियल नहीं है तो उसको फेक मूव भी कहा जाता है। इसका मतलब वो सस्टेन नहीं रहेगा, वहाँ पे मैं
ट्रेड ले लूँगा लेकिन निवेश नहीं करूँगा। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। कई लोगों को लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रियल और फेक मूव का, ये सिर्फ जो है हमें भ्रमित करने के लिए किया जाता है। भाई देखिए क्या होता है कि आपको समझना ज़रूरी है। आप अगर निवेशक हैं तो रियल मूव के ऊपर ट्रेड लीजिए, निवेश करिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो वहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये जो मूव है हम इसको कैप्चर करेंगे। जैसे मैंने आपको अपने जो कल वाले वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे एक स्पेक्युलेटिव मूव, फेक मूव को स्पेक्युलेटिव मूव भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेक्युलेटिव मूव आएगा और उसको हमने कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों अगर आप निवेशक हैं तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो मूव है ये रियल है या फेक है? तो दोस्तों उसके लिए आपको डिलीवरी का डेटा देखना ज़रूरी है कि डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैं 2 ऐसे स्टॉक्स के एग्जाम्पल भी लेना चाहूँगा जिनके बारे में मैंने पब्लिक डोमेन में चर्चा की थी और उनके बारे में मैंने अपना ओपिनियन पब्लिक डोमेन में शेयर किया था। वहाँ पे मैंने वॉल्यूम एनालिसिस भी किया था, तो मैं उनका भी आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमें जो डेरिवेटिव्स या डिलीवरी का जो भी डेटा देखना है जो इस वीडियो में हमें काम आएगा, उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा nitinbhatia.in। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर ये जो लिंक नंबर 2 है, यहाँ से आपको पता लगेगा प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरेबल जो पोजीशन है उस डेटा के बारे में। और डेरिवेटिव्स के डेटा के लिए लिंक नंबर 8 पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम लिंक नंबर 2 पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जिन 2 स्टॉक्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो हैं ITC और सिप्ला। तो उनके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या संकेत मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे ITC मैंने ओपन किया हुआ है, तो चार्ट के ऊपर भी मैं ITC को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स के लिए जो OBV का डेटा है वो रिलायबल होता है, तो मैं यहाँ पे OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करूँगा। अब दोस्तों OBV के बारे में मैंने पहले भी विस्तार से चर्चा की हुई है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि OBV करता क्या है। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका आज का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर वो कल के प्राइस से ज़्यादा है, मतलब येस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आज की OBV होगी, OBV की वैल्यू होगी, उसके अंदर आज की जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो कल की OBV के अंदर ऐड करके आज का OBV वहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए करंट प्राइस, जो क्लोजिंग प्राइस है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है कल के क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट आज ऊपर गई। वहाँ पे कैंडल जो है वो रेड भी हो सकती है। कई बार क्या होता है गैप अप गैप डाउन्स भी होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कैंडल रेड भी हो सकती है। क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, आज का क्लोजिंग प्राइस कल के क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो आज का जो OBV होगा, जो आज की वैल्यू होगी, वो कल की OBV की जो वैल्यू है उसके अंदर आज की टोटल वॉल्यूम जो है ऐड कर दी जाएगी, उससे आज का OBV पता लग जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सिंप्लीफाई करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कम है कल के क्लोजिंग प्राइस से, तो जो कल की OBV है उसके अंदर से आज की वॉल्यूम कम कर दी जाएगी और वहाँ पे आज का OBV हमें मिल जाएगा। अगर क्लोजिंग प्राइस कल का और आज का सेम है तो OBV के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो बेसिकली इसको लेमैन टर्म में कैसे समझा जाए। लेमैन टर्म में क्या होता है दोस्तों कि अगर OBV डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कोई यहाँ से अपना पैसा निकाल रहा है। पैसा निकाल रहा है मतलब कि प्राइस जो है नीचे जा रहा है, और जो कल का क्लोजिंग प्राइस से आज का क्लोजिंग प्राइस कम था, तो जो OBV की वैल्यू थी कल की, उसके अंदर से आज की जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, वो कम कर दी गई। इससे आपका OBV डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो OBV यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस स्टॉक से कोई पैसा निकाल रहा है। OBV अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इस स्टॉक में कोई पैसा डाल रहा है। तो ये एक लेमैन टर्म में बेसिक कंक्लूजन है। इसकी सहायता से आप एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो वहाँ पे शायद मैंने OBV के कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा नहीं की। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ITC का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी।
अब ये कैसे पता लगा? देखिए प्राइस जो है, मैं आपको फिर से बता चुका हूँ कि प्राइस के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक नैरो रेंज के अंदर वो ट्रेड करता रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे एक लंबी अवधि के दौरान यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। यहाँ पे प्राइस जो है बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन आपका OBV जो है डिक्रीज कर रहा है। तो जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि OBV डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कोई यहाँ से अपना पैसा निकाल रहा है, कोई अपना पैसा निकाल रहा है, लेकिन प्राइस जो है नीचे नहीं जा रहा ज़्यादा। इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस जो है एक रेंज में रहता है, लेकिन OBV इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस। तो यहाँ पे देखिए ITC के अंदर जब ये 150 के आसपास था, मैंने उस समय बोला था कि मैंने ये स्टॉक बाय किया है और पब्लिक फोरम पे मैंने बोला था। तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि आपकी वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रही थी, आपका OBV भी इंक्रीज कर रहा था, लेकिन प्राइस मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब कोई यहाँ पे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है, कोई यहाँ पे इस स्टॉक को बाय कर रहा है। तो आप बहुत आसानी से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगा सकते हैं OBV की सहायता से। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा था, अब ये मूव रियल है या नहीं, या फेक तो नहीं है, वहाँ पे हम डिलीवरी परसेंटेज से इसको सेकंड स्टेप के अंदर जाके कंफर्म कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 150 के आसपास आते ही जो है बाइंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप डिलीवरी परसेंटेज का डेटा देख सकते हैं। इस जोन के अंदर आपकी जो डिलीवरी परसेंटेज है या डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्त जो है डिलीवरी हुई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे कोई बाय कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे हमें पता है कि कोई बाय कर रहा है और डिलीवरी परसेंटेज, और इसके बारे में हम पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप जो है डिलीवरी परसेंटेज वाले जो वीडियोज़ देख सकते हैं, या मैंने हर एक स्टॉक टॉक के अंदर इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की हुई है। अब मान लीजिए ITC का स्टॉक इस समय 180 के ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पे ये मूव रियल था या नहीं, वो हम पता लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है, डिलीवरी परसेंटेज है, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं आई, क्या ये मूव स्पेकुलेटिव तो नहीं था, क्या ये मूव फेक तो नहीं था, क्या यहाँ पे सेलिंग तो नहीं चालू हो गई। तो ये सब जो बातें हैं हम डिलीवरेबल क्वांटिटी और डिलीवरी जो परसेंटेज का डेटा है उससे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस ने मुझे बाय सिग्नल दिया था और आपने देखा कि इसको मैंने 150 के आसपास इसके अंदर ट्रेड लिया था और एक अच्छा खासा मुनाफा बुक करके मैं 180 के आसपास निकल गया कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पे मैं निकला क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है नीचे जानी शुरू हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे सिप्ला की बात कर लेते हैं। सिप्ला भी एक बहुत अच्छा ट्रेड था। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा जल्दी निकल गया यहाँ से, लेकिन मैं क्यों निकल गया वो भी मैं आपको वॉल्यूम की सहायता से बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, केवल यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ये जो प्राइस है इस स्टॉक का, ये कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होनी यहाँ पे शुरू हो गई। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज देखेंगे तो यहाँ पे OBV के अंदर भी इंक्रीज आना शुरू हो गया। तो उस समय ये जो स्टॉक था 390 के आसपास था। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम एनालिसिस पे बाय सिग्नल मिला। और हमेशा गोल्डन रूल का ध्यान रखिए कि वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस। प्राइस की मूवमेंट से पहले वॉल्यूम के अंदर मूवमेंट आता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं क्या हुआ। और यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि OBV जो है ये एक स्टेबलाइज हो गया था। तो यहाँ पे जब मुझे लगा कि वॉल्यूम अब गिरनी शुरू हो गई है या OBV, क्योंकि ये मेरा एक स्विंग ट्रेड था, मेरा निवेश का ट्रेड नहीं था ये, तो वहाँ पे मैंने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया एक अच्छे खासे मुनाफे पे। और मेरा यहाँ पे एक फिक्स टारगेट रहता है, मैं उसके ऊपर अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देता हूँ। एक और बात दोस्तों कि हमेशा वॉल्यूम जो है वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव मतलब कि ये डिपेंड करता है, आप दो स्टॉक्स की वॉल्यूम को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि निर्भर करता है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अब जैसे इंडिया की जो सबसे ज़्यादा जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, जो
जिसकी सबसे ज़्यादा फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है वो रिलायंस है, या कई बार उसके अंदर वो चेंज होता रहता है, लेकिन नॉर्मली वो रिलायंस उस पोजीशन पे रहता है। लेकिन अगर आप इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूड कंपनी देखेंगे तो TCS है, क्योंकि TCS के अंदर प्रमोटर्स का स्टेक ज़्यादा है, तो वहाँ पे फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन कम है। तो यहाँ पे हम किन्हीं भी दो स्टॉक्स की, 1 और 2 नंबर के स्टॉक की वॉल्यूम को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए। काफ़ी दर्शक यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इसकी वॉल्यूम इतनी है, उसकी इतनी है। वॉल्यूम जो है वो रिलेटिव होती है, वो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के ऊपर, मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों अगला पॉइंट जो डाइवर्जेंस के बारे में हमने जो अपने पहले वाले वीडियो सीरीज में चर्चा की थी, तो बेसिकली डाइवर्जेंस जो है आप वॉल्यूम के साथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब भी डाइवर्जेंस होता है वहाँ पे मार्केट जो है बियरिश हो जाती है, जब कोई डाइवर्जेंस नहीं होता मार्केट बुलिश होती है। मतलब अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो मार्केट बुलिश रहती है। अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों आपस में विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो नॉर्मली मार्केट वहाँ पे बियरिश रहती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर आप जो है इस एनालिसिस को करेंगे, प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस को, तो आपको अपनी लाइफ के कुछ बेस्ट ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं हमेशा जो है अपना ट्रेड का या निवेश का निर्णय 3 सेटअप्स के ऊपर लेता हूं, जहां पे मल्टीपल या मेजॉरिटी सेटअप के अंदर जब मुझे सेम संकेत मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी बातें बताई ITC सिप्ला के बारे में, तो बेसिकली उनको मैंने डेरिवेटिव्स के डेटा के साथ भी कंफर्म किया था, या प्राइस एक्शन के साथ आप कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेटअप के ऊपर मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को एनालाइज करता हूँ, मेजॉरिटी व्यू के साथ उसके अंदर मैं अपना ट्रेड लेता हूं। अब दोस्तों यहाँ एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात कर ली। अब कई बार क्या होता है कि आप ये भी पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड जो है ख़त्म होने वाला है या नहीं होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई ट्रेंड ख़त्म होने वाला होता है या शुरू होने वाला होता है तो वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी वॉल्यूम की कैंडल दिखाई देगी। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रूल नहीं होता, 60-70% केसेस में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा स्पाइक दिखाई देता है वॉल्यूम के अंदर। जब भी कोई ट्रेंड एग्जॉस्ट होने वाला होता है, वहाँ पे पहले वॉल्यूम डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन सडनली आपको एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वॉल्यूम के इतने सारे फायदे आपने बता दिए, तो एक ये भी बताते जाइए कि क्या हम इससे ट्रेंड के बारे में पता लगा सकते हैं। जी हाँ, अभी तक आपको पता लग गया होगा कि आप इससे ट्रेंड पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड कितना मजबूत है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, OBV डिक्रीज हो रहा है, तो ये बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है नीचे का, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जब यहाँ पे OBV के अंदर गिरावट होनी बंद हो गई, प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुआ, वहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिलता है। मतलब ये जो अब स्ट्रेंथ है, जो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, जो ये डाउन ट्रेंड था, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे ख़त्म हो गई। और दोस्तों कुछ बड़े जो निवेशक या ट्रेडर्स होते हैं, बेसिकली उनका एक और थंब रूल होता है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कभी भी उस स्टॉक या इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं करते जहाँ पे वॉल्यूम्स कम होती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि कम वॉल्यूम मतलब हम यहाँ पे पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो वो हमेशा वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने का इंतज़ार करते हैं। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे ये जो स्टॉक या इंडेक्स मूव करेगा। तो दोस्तों यही कारण है कि जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही होती है तो मैं कोई भी निवेश नहीं करता, और यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कई बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड भी नहीं करते। तो यही कारण है कि जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो मैं ज़्यादा कॉशियस हो जाता हूँ। आप देखेंगे कि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर देता हूँ। उसके पीछे कारण यही है कि ये असर है या जो इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, वो सब उन्हीं बड़े निवेशक या ट्रेडर्स की जो लर्निंग है उसी का है कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो तो नॉर्मली कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं डेरिवेटिव्स के डेटा की वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंक नंबर 8 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डेली रिपोर्ट्स में देखेंगे कि जो आपकी वॉल्यूम का डेटा यहाँ पे होता है, पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो इस डेटा को मेरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको केवल चार्ट के ऊपर दिखाने के लिए मैंने इस जो डेटा को पुल आउट किया है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा। बेसिकली ये पिछले
पिछले हफ्ते के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पुल किया था। इस हफ्ते का एनालिसिस जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको कोई एनालिसिस करना है, गोल्डन रूल होता है कि 10 ट्रेडिंग डेज का डेटा आपके पास होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे कोई ट्रेंड पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स की जो वॉल्यूम का डेटा यहाँ पे जो है लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी मैंने एवरेज निकाली हुई है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एवरेज के ऊपर काम करिए, अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे वॉल्यूम को चेक करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 23 मार्च को टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 2,44,000 थे, लेकिन 24 मार्च को 4,20,000 हो गए। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम को जो है स्मूदन आउट करना होता है, तभी हम वहाँ पे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा 3, 5, 8, 13, 14, 20 आप इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो उसको मैंने एवरेज को जो है प्लॉट किया। तो यहाँ पे जो मैं आपको अपने निफ्टी व्यू में बार बार बता रहा था कि वॉल्यूम्स नहीं है, जो आपका डेरिवेटिव सेगमेंट है फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो आप यहाँ पे चार्ट की सहायता से देख सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वहाँ पे ये चार्ट्स ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं, मुझे डेटा देखने की आवश्यकता नहीं होती या कुछ भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रही है, और ये एवरेज को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, वो मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं या स्पेक्युलेटिव मूव्स को कैच करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने 8,000 के ऊपर आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी 9,000 तक, क्योंकि वहां पे आपकी वॉल्यूम्स जो हैं कम है। तो बेसिकली जब वॉल्यूम कम होती हैं तो नॉर्मली मार्केट को मैनेज किया जा सकता है, कम वॉल्यूम्स के साथ मार्केट को ऊपर लेके जाया जा सकता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। और वो स्पेक्युलेटिव मूव होते हैं, जो स्पेक्युलेटिव मूव होते हैं वो आपका जो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस के 4 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उनको बेसिकली फॉलो नहीं करते। फॉलो इन द सेंस के वो वहाँ पे केवल आपको बताएंगे कि ये जो मूव है ये जो है ये रिवर्सल का संकेत दे रहा है। मतलब जो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो बेसिकली जो स्पेक्युलेटिव मूव होता है वो उसके विपरीत दिशा में होता है, फेक मूव जो होता है वो उसके विपरीत दिशा में होता है। तो उम्मीद है कि अब ये तीसरा एनालिसिस करने के बाद आप स्पेक्युलेटिव मूव को भी पकड़ पाएंगे एज ए ट्रेडर, अगर आप ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो ये डेरिवेटिव्स के एनालिसिस को पूरी तरीके से भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत करिए। आप केवल कैश सेगमेंट के प्राइस और वॉल्यूम प्लस उसकी डिलीवरी परसेंटेज क्या है वो चेक करिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ पे निवेश करना है या नहीं करना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे आपको सभी बेसिक और जो सिंपल एनालिसिस करने के लिए जानकारी चाहिए होती है वो बताने की कोशिश करी। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप आने वाले समय में भी फ्री में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन जो है वो इस समय आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, या नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।